सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। और ये जो टॉपिक है ये है BCSL 013 का जो प्रैक्टिकल होने वाला है आप लोगों का 31 जनवरी को। सो उसके ऊपर है। इसके अंदर कई सारी बातों के कई सारी पॉइंट्स के ऊपर बात होने वाली है। ठीक है। बहुत सारी सवाल होंगे जो आपके मन में पहले से होंगे, तो उन सभी सवालों के जवाब भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है। तो आप लोगों की जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और बहुत से लोगों को डर लग रहा होगा क्योंकि पहली बार प्रैक्टिकल दे रहे हो आप। ठीक है। फेल तो नहीं हो जाएंगे, वाइवा में क्या होता है, क्या क्या लेकर जाना होता है, ये सब सवाल रहते हैं मन में। ठीक है। सभी सवालों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। और जो मुझे पता है चीज़ें, जो मैंने अपने टाइम पे प्रैक्टिकल दिया था, कुछ उन चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे। और कुछ जो कोरोना जब आया था तब उस टाइम पर जो प्रैक्टिकल्स हुए थे फर्स्ट सेमेस्टर के, उन सभी चीज़ों के बारे में भी बात कर लेंगे। सो आपको सभी चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। जो ये वीडियो है ये मेनली फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है। ठीक है। और करते हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो, अगर आप लोगों को अभी भी अपनी डेट शीट के बारे में नहीं पता है कैसे है क्या है, तो कोई भी आपके, जो मैं दिल्ली का एग्जांपल लेने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर दिल्ली की 3 RC सेंटर है, मतलब रीजनल सेंटर 3 है। तो कोई भी आपका रीजनल सेंटर हो वो आप पता कर लेना। आप लोगों को पता ही होगा खैर कि आपको कौन सा रीजनल सेंटर है। तो आपको कुछ नहीं करना, उसमें सिंपल आपको यहाँ पर स्टूडेंट कॉर्नर के सेक्शन में आना है। सभी के अंदर सेम है यहाँ पर, ये सभी के अंदर होता है स्टूडेंट कॉर्नर। अगर आप दिल्ली से किसी दूसरी स्टेट में भी रहते हो, ठीक है, तो भी आपको सिंपली अपनी RC खोल लेना है, उसके अंदर स्टूडेंट कॉर्नर आपको मिलेगा ही मिलेगा। और इसी के अंदर आपको आपकी डेट शीट्स मिलती हैं। ठीक है। सो वो भी कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। बाकी दूसरी चीज़, अगर आपको कभी कभार क्या होता है ना, आपकी जो नॉर्मल वेबसाइट होती है, ठीक है, RC वाली, उसमें यहाँ पर नहीं मिलता है, तो आपको होम पेज पर भी आ जाती है इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन। ठीक है। यहाँ पर देखोगे ना, यहाँ पर आपके अपडेट्स आते रहते हैं, तो यहाँ पर मोर पे क्लिक करोगे तो भी आपको सारे यहाँ पर अपडेट्स दिख जाएंगे, जो भी आपके सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर आपके IVN नोटिफिकेशंस, वो सब भी यहाँ पर आपको, लेटेस्ट नोटिफिकेशंस भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। बाकी जो कुछ आपकी जो डेट शीट्स होती हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन है, वो आपके जो है आपका ईमेल होता है जो आप रजिस्टर कराते हो इग्नू के अंदर, उसके अंदर आपको मिल जाता है। ठीक है गाइस। और जो भी होगा, जिस भी मोड में आपका ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, वो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है। ऑफलाइन जो था दिल्ली RC3 के मेरे पास कुछ डेट शीट्स थी, तो वो मैंने शेयर कर दी थी। तो अगर आप दिल्ली RC3 से हो तो वहाँ पर आप चेक कर लेना। बट अगर आप दिल्ली RC3 से नहीं हो तो आप अपना डाउनलोड कर लेना। ठीक है। क्योंकि अगर मैं सभी के बारे में डालने लग जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा भर जाएगा, मतलब टेलीग्राम पूरा, और हर किसी के काम की चीज़ भी नहीं होती है। ठीक है। सेकेंडरी बात, अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, मतलब सॉरी, मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जिसके अंदर कि आपके सेकंड सेमेस्टर्स के सॉल्व्ड असाइनमेंट आने वाले हैं। तो वहाँ से आप इजीली फ्री में ले सकते हो, खर्च नहीं करना, कुछ भी पैसे नहीं लगते हैं, फ्री में डाउनलोड करनी है आपको PDF। विदाउट वाटरमार्क आपको सारी इमेजेस मिल जाती हैं। सो आप डायरेक्टली उन्हें डाउनलोड कर सकते हो और अपने असाइनमेंट में यूज़ कर सकते हो विदाउट कॉपीराइट। ठीक है। मतलब कॉपीराइट तो क्या, आप फ़ोटो कॉपी निकालते हो तो उसके ऊपर वाटर मार्क आता है, तो वो वाटर मार्क नहीं आएगा आप मेरी PDF डाउनलोड करोगे तो। ठीक है। सॉल्व्ड असाइनमेंट होते हैं। बाकी सॉल्व्ड असाइनमेंट के बारे में ज़्यादा जानना है तो जो वीडियोस डली हुई हैं आप उनके बारे में जान सकते हो, देख सकते हो। और ठीक है, वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है। सो यहाँ पर आप सिंपली आप अपनी प्रैक्टिकल डेट शीट डाउनलोड कर लेना। एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर आपको सभी आपके दिख रहे होंगे, ये दिल्ली RC1 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका है यहाँ पर ये आपका प्रैक्टिकल का स्केड्यूल। कभी कभार क्या होता है ना, यहाँ पर आपका अपडेट नहीं होता है, तो आपको आपकी ईमेल पर भी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ जो भी आपने रजिस्टर कराया अपना ईमेल वो चेक कर लेना। बट यहाँ पर इस केस में अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो गाइज ये रहा, देखो यहाँ पर BCA लिखा है, BCA न्यू लिखा है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे सिंपली, तो यहाँ से आपका स्केड्यूल आपके पास आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर ये आपको सभी आपके सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, तो ये रहा। ठीक है। सैटरडे को 31 तारीख को मैं इसके ऊपर भी क्लिक कर लेता हूँ एक बारी। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आपको स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है। सो जो भी आपका है बैच वगैरह, उस हिसाब से आप इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है। यहाँ पर अभी ये ब्लर दिख रहा होगा आप लोगों को क्योंकि ये किसी की पर्सनल डिटेल है, नहीं दिखाना चाहता हूँ। बट यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर गाइस जैसे कि देख रहे हो आप, एनरोलमेंट नंबर लिखा है, नाम लिखा है, कोर्स कोड लिखा है, यहाँ पर एग्ज़ाम डेट लिखी है और टाइम लिखा है। तो आपको अपने टाइम के हिसाब से जाना होगा,
आपको अपने टाइम के हिसाब से, अपने बैच के हिसाब से जाना होगा। यहाँ पर ऊपर देख रहे हो बैच 1 सेट 1 लिखा है। इसी तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हो आप बैच 2 सेट 1 लिखा है। इसी तरीके से मल्टीपल बैचेस होते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि एक दिन में एक ही सेंटर पे कई सारे पेपर्स होते हैं, मतलब सॉरी कई सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो ना एग्ज़ाम सेंटर कोड तो सेम है, एग्ज़ाम सेंटर कोड नहीं बदल रहा है, ठीक है। तो कई सारे एग्ज़ाम सेंटर्स, मतलब सॉरी कई सारे एग्ज़ाम होते हैं एक ही दिन में, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए आपको आपकी टाइमिंग यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। ये आपका जो पहले सेमेस्टर का है ये आपका 2 घंटे का है। बाकी जो आपके अनदर सेमेस्टर्स में प्रैक्टिकल्स रहने वाले हैं वो 1-1 घंटे के होते हैं, ठीक है। ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब बात कर लेते हैं हम इसके अंदर प्रैक्टिकल के बारे में और वाइवा के बारे में। सो गाइज़ मैं बताता हूँ, जब मैंने अपना वाइवा दिया था तब कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। इसके कारण से क्या ना, जो मेरा वाइवा था वो मेरा ऑनलाइन हुआ था और प्रैक्टिकल नहीं हुआ था, जाना नहीं पड़ा था मुझे फ़िज़िकली, सब ऑनलाइन हुआ था, ठीक है। सेम चीज़ आपकी जो है मैं बताता हूँ, कोरोना में यही सेम चीज़ हुई थी कि प्रैक्टिकल्स जो है वो ऑनलाइन हुए थे बच्चों के। इसके अंदर टीचर ने कुछ सवाल पूछे थे बस, और 4 से 5 मिनट के अंदर आपका प्रैक्टिकल वाइवा सब कुछ हो गया था, और उसी के बेस पे सबके नंबर लगे थे। क्योंकि टीचर है, हर बच्चे को ज्वाइन करने का एक टाइमिंग लिखा था, जैसे यहाँ पर आप टाइमिंग लिखी है ना, इसी तरीके से टाइमिंग लिखा था कितने से कितने बजे का होगा। तो उसमें 5-5 मिनट का ही था वो सेट। तो अब उसके अंदर 5 मिनट के अंदर आपको ज्वाइन करना रहता था। जैसे आप ज्वाइन करोगे वैसे आपका प्रैक्टिकल हो जाता था, और टीचर कहता था कि आप एग्ज़िट कर दो। हो सकता है आप में से भी कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका अगर ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन उनका इसी तरीके से होगा। हो सकता है आप दिल्ली से बाहर से कहीं से देख रहे हो, तो अगर आपका ऑनलाइन है तो कुछ इसी तरीके से आपका भी होने वाला होएगा। साथ ही साथ अगर ऑफ़लाइन है तो ऑफ़लाइन चले जाना। ऑफ़लाइन के अंदर क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या लेके जाना होता है वो बता देता हूँ। भाई पेन पेंसिल लेके जाना। कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भाई प्रैक्टिकल फ़ाइल बनानी होती है क्या, तो प्रैक्टिकल फ़ाइल नहीं बनानी होती है। सिंपली आपने जो असाइनमेंट सबमिट करा होता है वही सबमिट किया होता है। और जब आप ऑफ़लाइन जाओगे अपना प्रैक्टिकल देने तो आपको कुछ भी नहीं लेके जाना होता है, खाली पेन पेंसिल लेकर जाना। पेन किस लिए लेकर जाना अभी वो भी मैं आपको आगे बता देता हूँ, बहुत ज़रूरी है। पेन गलती से भी भूल के मत जाना, और इस सेमेस्टर में भी और आगे के सेमेस्टर में भी, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है पेन। तो बता देता हूँ कारण क्या है। तो क्या होगा, जब आप वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर आपको सिंपली अपना आधार कार्ड भी ले जाना, और अपना एक एनरोलमेंट नंबर वाला जो आता है ना आपको आईडी कार्ड, जिसमें एनरोलमेंट नंबर लिखा होता है, वो भी ले जाना, आपका आईडी कार्ड इग्नू का। साथ ही साथ गाइस जो भी आपने रिसेंटली पेपर दिए थे, ठीक है, उनका जो आपका क्या कहते हैं एडमिट कार्ड होगा वो भी ले जाना, ठीक है। इसके सिवाय कुछ भी चीज़ें लेकर जानी नहीं होती है, ठीक है। तो जब आप गेट पे एंटर करते हो तो आपसे वहाँ पर आपका इग्नू का आईडी कार्ड देखा जाता है, ठीक है। और बाकी एडमिट कार्ड के लिए ज़्यादा आपसे कोई बातचीत करेगा नहीं, हो सकता है आपसे एडमिट कार्ड मांगे भी नहीं, ठीक है। बट इसलिए लेकर जाना कभी कोई ज़रूरत पड़े तो आपके पास सेफ्टी के लिए रहे, क्योंकि फिर वहाँ पर कहाँ आप सेंटर पे ढूंढते फिरोगे, फ़ोटोकॉपी की दुकान कहाँ से निकलवाओगे। सो इसलिए लेकर जाना, सेफ्टी रहेगी। डॉक्यूमेंट आधार कार्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम्स के अंदर फिजिकल जाते हैं तो कभी कभार किसी किसी सेंटर पे मांगता है, किसी किसी सेंटर पे नहीं भी मांगता है। सो आधार कार्ड एकदम से लाना आपके लिए इम्पॉसिबल रहेगा, कहाँ हो सकता है किसी आप दूर से भी जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, सो ले जाना सेफ्टी के लिए, ठीक है गाइस। अब आते हैं ये तो हो गया आपका जो आप चीज़ें लेकर जा सकते हो। अब पेन लेकर जाने को इसलिए, सॉरी एक चीज़ और, हाँ गाइस जैसे यहाँ पर सीरियल नंबर आप देख रहे हो, ठीक है, तो इसी तरीके से हो सकता है वहाँ पे आपका सीरियल नंबर से बाहर लिखा हो, तो अपने सीरियल नंबर के हिसाब से या फिर अपने एनरोलमेंट नंबर के हिसाब से सिस्टम पर बैठना। अगर आपको सिस्टम अलॉट होते हैं, तो अगर आपको सिस्टम पर बोला जाता है कि बैठो, तो आपको पूछ लेना कि भाई किस हिसाब से बैठना है, क्योंकि गलत रोल नंबर पर बैठोगे बाद में चेकिंग होती है तो फिर वो डांटेंगे आपको। और अगर कुछ गलती हो जाए और टीचर गुस्सा करे तो आराम से बात करना, क्योंकि भाई वाइवा के टाइम पे फिर हालत ख़राब हो जाएगी आप लोगों की भी। और सच वाइवा के अंदर कोई दिक्कत नहीं होती है। वाइवा के अंदर क्या होता है, चांस ज़्यादा यही रहते हैं कि जो आपसे पहले बच्चों से सवाल पूछे गए हैं, हो सकता है उनमें से कोई 1-2 सवाल आपसे भी पूछ लिया जाए, वही सेम सवाल, ठीक है। सारे के सारे सेम होंगे ये तो मैं नहीं कहता हूँ, बट कुछ कुछ सवाल होते हैं जो कि सेम आ जाते हैं। क्योंकि मेरे को याद है जब मैंने HTML का दिया था अपना, मेरा वाइवा हुआ था, तब उसके अंदर है ना 2 से 3 क्वेश्चन जो थे बिल्कुल सेम थे जो मेरे से पहले बच्चों से पूछे गए थे। उसके लिए क्या कर सकते हो, जैसे जो भी बच्चे निकल के आए, ठीक है, प्रैक्टिकल दे के आए, उनसे पूछ लो। हो सकता है कि सिंगल सिंगल बच्चे को भी बुलाएं आपके सेंटर पे, हो सकता है बच्चों को मतलब ग्रुप में भी बुलाएं। क्योंकि जब मैंने प्रैक्टिकल दिए थे तब
एक बारी मैंने शायद से दिया था, तब सिंगल सिंगल हुआ था प्रैक्टिकल। टीचर खुद डेस्क पे आ रहे थे और चेक कर रहे थे कि भाई क्या कर रहा है बंदा, ये सिस्टम के ऊपर जो अलॉट हुआ है उस पर, और वाइवा ले रहे थे। बाकी जो मैं अनदर सेंटर फिर मेरा चेंज हुआ था, तो फिर उस जो मेरा सेंटर चेंज हुआ था उसके अंदर जो है मेरे वाइवा के अंदर सिंपली क्या होता था ना कि 4-5 बच्चों को बुलाते थे रोल नंबर वाइज, फिर उनसे सवाल पूछ लेते थे टीचर। तो इस तरीके से होता था। तो बैच में भी बुलाते थे कभी कभार 4-4 5-5 बच्चे, कभी सिंगल सिंगल में भी हो गया। तो उसमें क्या होता है ना, जो बच्चे आपसे पहले बच्चों से सवाल पूछा गया आप उनसे पूछ लेना, ठीक है। फ़ोन लेकर जाना अलाउड नहीं होता है। कभी आप प्रैक्टिकल दे रहे हो, बीच में फ़ोन इस्तेमाल करोगे, टीचर फ़ोन ले लेगा और वहाँ पर बदतमीज़ी करोगे तो भाई फिर उसके अंदर 0 नंबर भी लग जाएंगे प्रैक्टिकल में, क्योंकि पता होगा कि भाई आप लोगों को टीचरों के पास पावर रहती है ना। सो वो सब चीज़ें, उल्टी हरकतें मत करना। अब मैं ये क्यों कह रहा था पेन लेके जाना ज़रूरी होता है, तो मैं बताता हूँ। तो गाइज़ क्या होता है, जब आपके पेपर होते हैं ना, तो उसके अंदर जो सिस्टम पे आप करते हो, वो वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलता है, और क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आपको एक आंसर शीट भी मिलती है। तो आंसर शीट पे अपना जो भी है सब चीज़ें लिख देना, अपना नाम, रोल नंबर, ये एनरोलमेंट नंबर कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अपनी टाइमिंग भी लिख देना, अपना एग्ज़ाम की डेट भी लिख देना, कोर्स कोड भी लिख देना, और आपके पास जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसके अंदर कोर्स का जो नाम होता है, टाइटल होता है, वो भी लिखा होता है, ठीक है ना। BCSL है तो जो इसका नाम होगा प्रॉपर आपको लिखा होगा, तो उसमें आप वो भी लिख देना, ठीक है गाइज, है ना। और फिर जब आप ये सब लिख दोगे यहाँ पर, और उसके बाद आपको वहाँ पर टीचर से पूछ लेना कि आंसर शीट में क्या लिखना है, क्योंकि जब आपके कोड्स के एग्ज़ाम होंगे इन फ्यूचर, आपके सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में, तो उसके अंदर जो कोड आप अपने सिस्टम पर लिखते हो वही सेम कोड आपको आपके उसमें भी लिखना होता है, आंसर शीट पर भी लिखना होता है। बट अगर कभी कभार आप सिस्टम पर नहीं लिख पाए कोड, और आपको ने आंसर शीट पे लिख दिया सारा कोड, ठीक है, जैसे आपकी 10 लाइन, 15 लाइन, 20 लाइन, इतने छोटे कोड नहीं होते हैं भाई, इतने छोटे क्वेश्चंस नहीं आते हैं कोड्स वाले एग्ज़ाम में। एग्जाम्पल देने के लिए आपको समझा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने दिए हैं एग्ज़ाम, मेरे से हुआ था एक कांड कि भाई मैंने नहीं लिख पाया था, आखिरी में कम लिख के आया था। तो फिर इसीलिए कह रहा हूँ आप लोगों को, तो जो भी आपके सिस्टम पर आप आंसर्स लिखोगे वो आपको आंसर शीट पर भी लिखने होंगे। इन चीज़ों के लिए भी पूछ लेना आप वहाँ पर टीचर से कि सर जो है आंसर शीट आप दे रहे हो उसमें क्या लिखना है, सिस्टम पर आप प्रोवाइड कर रहे हो उसमें सिस्टम में हमें क्या लिखना है, सिस्टम पर क्या करना है, आप उनसे पूछना। इससे अब आपको क्लैरिटी रहेगी, कुछ गलत स्टेप नहीं लोगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा। यहाँ पर तो चलो आपके पास 2 घंटे हैं, बट जो 1-1 घंटे का होता है, उसी 1 घंटे में आपका वाइवा भी होता है, उसी 1 घंटे के अंदर आपका प्रैक्टिकल भी करना होता है, उसी 1 घंटे में आपको अपना सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह सब देखना होता है। सो देख लेना, टाइम वेस्ट मत करना, चीज़ों को कर लेना, ठीक है। इतना कोई टफ़ नहीं होता है, टेंशन मत लेना। प्रैक्टिकल में, वाइवा में इतनी कोई टफ़ नहीं होता है, ठीक है। बाकी अगल बगल के बच्चों से पूछोगे, बात करोगे ना, ठीक है ना, तो कोई मना नहीं करेगा, आपको सब मदद कर देंगे। क्योंकि मैंने भी कई बार हेल्प ली है, कई कई चीज़ें नहीं आ रही होती हैं, भूल गए होते हैं या फिर गलत हो गई होती है, तो वो सब लोग वहाँ पर मदद कर देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती, ठीक है। बस ये शर्माना मत कि भाई इससे मैं कैसे बात करूँ, वो बात करूँ, कर लेना। हर इंसान अच्छा होता है, कोई बदतमीज़ी नहीं करता है, ठीक है। साथ ही साथ आप आराम से अपना ठीक टाइम पर पहुंच जाना, ज़्यादा जल्दी पहुंच कर भी क्या ही करोगे, ठीक टाइम तक पहुंच जाना। बस यही सब चीज़ें होती हैं प्रैक्टिकल में, और इतनी ज़्यादा कोई टेंशन वाली चीज़ होती नहीं है। बाकी प्रिपरेशन की बात करो तो प्रिपरेशन के अंदर जो आपके क्या नाम है, एक्सेल वगैरह है, इन सब चीज़ों के बारे में आपसे थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है कि भाई ये क्या होते हैं, किस चीज़ में काम आते हैं, किस तरीके से यूज़ होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपके अब मैंने जब अपना प्रैक्टिकल सॉरी वाइवा दिया था तब मेरे से तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पूछा था, थोड़ा बहुत और अगल बगल की चीज़ों के बारे में पूछा था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो उन्होंने पूछे थे जो कि मुझे कहीं ना कहीं लग रहे थे कि वो BCS 011 जो हमारा है सब्जेक्ट उससे रिलेटेड है। बट मुझे ऐसा लग रहा था, हो सकता है कि वो ना भी हो, टीचर को ज़्यादा पता रहेगा वो किस हिसाब से पूछना चाह रहे थे। सो ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहती है, सिंपल आपको जो भी वो सवाल पूछे आराम से जवाब देना, ठीक है। जितना भी आता हो कि भाई आंसर थोड़ा बड़ा है, नहीं समझ में आ रहा है क्या बोलना है, जितना आता है उतना बोल देना। ये वाला मत करना कि भाई मुझे 1 लाइन का आंसर आता था, आंसर थोड़ा बड़ा था, नहीं बता पाया मैं, मत करना। 1 नंबर का आता है, 1 नंबर का बता देना। ज़्यादा लेंथी है, अच्छे से समझा सकते हो समझा देना। और एक चीज़ और, ना ज़्यादा ना इंग्लिश में झाड़ना वहाँ पे,
ठीक है। अगर आपको प्रॉपर तरीके से इंग्लिश में आता है तो प्रॉपर आप इंग्लिश आप ढंग से बोल सकते हो तो ही इंग्लिश बोलना। अगर आपको लगता है कि आप हिंदी में सही से समझा सकते हो टीचर को तो हिंदी में समझाना। ज़बरदस्ती इंग्लिश ऊट पटांग मत बोलना, उससे क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, फिर टीचर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, तो फिर आप लोगों का ही लॉस होगा। जितना पूछा जाए उतना ही बोलना, जितना आपको समझ में आए उतना बोलना, ठीक है। अगर आपको लगता है ना कि ये क्वेश्चन से आंसर जो मुझे पता है वो थोड़ा मिलता जुलता है, प्रॉपर नहीं है, तो भी बोल देना, ठीक है, तो भी बोल देना। क्योंकि जब जितनी भी मैंने वाइवा दी है ना अपने सारे, बहुत अच्छे टीचर हैं, कोई ना गुस्सा नहीं करता, जैसा आंसर आता है बता देते हैं। क्योंकि मुझे भी लग रहा था पहले कि भाई ढंग से बताना होगा, प्रॉपर आंसर देना होता होगा, फिर बाद में जब मैंने पहली बार अपना वाइवा दे दिया था उसके बाद पता चला कि टीचर कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, जैसा आता है जवाब दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई टीचर आपको गुस्सा नहीं करेगा, सब आराम से प्यार से बात करते हैं, टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। बहुत आप एक बार प्रैक्टिकल दे दोगे ना, आपको ना डर निकल जाएगा प्रैक्टिकल का, ठीक है। जब मैंने प्रैक्टिकल दिया था तब इन सब चीज़ों जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये वाली किसी ने नहीं बताया था, यूट्यूब पर किसी ने डाला भी होगा, मैंने रिसर्च करा, हो सकता है मेरे सामने ना आई ये चीज़ें, बट अब मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए अपना एक्सपीरियंस भी, जिससे कि आप लोगों को डर ना लगे। तो सिंपल सी बात है भाई, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ा है, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ के जाना। ये वाला काम मत करना कि ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में जो पढ़ा था वो भी भुला दो, ठीक है। हो सकता है आपसे MS ऑफिस एक्सेल के बारे में, थोड़े बहुत टूल्स के बारे में पूछ ले, शॉर्टकट कीज़ के बारे में पूछ ले, ठीक है ना। ऐसा कोई ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ें होती नहीं है उसके अंदर, ठीक है। बहुत सही सही आंसर्स रहते हैं और बहुत सही प्रैक्टिकल रहता है। बाकी जाओ अपना आराम से प्रैक्टिकल दो और अपना जो भी एक्सपीरियंस हो वो कमेंट कर देना और कर लो भाई। तुम्हारा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के बाद फिर तुम्हें असाइनमेंट्स वगैरह बनाने होंगे, फिर तुम्हारे असाइनमेंट्स भी आने लग जाएंगे, ठीक है, टेलीग्राम पर ही। और कई सारी और भी चीज़ें हैं जो कि तुम्हारे लिए आने वाली है, टेलीग्राम पर ही शेयर करता हूँ मैं। क्योंकि ना पता कई ऐसी जॉब्स के बारे में भी, इंटर्नशिप्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है, बट वो मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर पाता। कारण यही है कि भाई उसके अंदर कम से कम बैचलर की डिग्री मांग रहे होते हैं, बैचलर की डिग्री तुम्हारे पास है नहीं, ठीक है, और तुमने कुछ अभी ऐसा कोई कोर्स या कुछ अलग से ऐसा पढ़ा भी नहीं होगा, क्योंकि भाई अभी अभी तो तुम लोगों ने एडमिशन लिया फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वो सभी चीज़ें भी धीरे धीरे आने लग जाएंगी, ठीक है। बट जो जो चीज़ें मुझे लगता है कि शेयर कर देनी चाहिए वो मैं फिर भी डाल देता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि अनदर वीडियोस से भी लोग ज्वाइन करते हैं टेलीग्राम, फिर उन लोगों को दिक्कत होगी, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में, पर कई दूसरे सेमेस्टर के बच्चे भी जुड़े हुए हैं उसमें, है ना। सो ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर और भी कोई आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा। अगर लगता हुआ कि कुछ बड़ा मतलब ज़रूरी है, इसको समझाना सभी के लिए ज़रूरी होगा, तो मैं उसके बारे में एक वॉइस नोट वगैरह डाल दूँगा टेलीग्राम पर, तो वो भी सुन लेना। सो ओके गाइज़, बाय।